Hello, students, and my dear friends. In this lesson, we are going to see about the socialism in Europe and Russian Revolution. We will discuss what is socialism, what was socialism, and what was the Russian Revolution, and how it affected the world. This lecture will be in two parts. So, this is the first part. Okay. Now, if we talked about the French Revolution, in the previous lesson we had already learned about the French Revolution. We had learned that how before the French Revolution the French society was divided into three states. Yes, we had already learned about how the society was divided into three states, and the each state, the first two states enjoy all the rights, and the third state consists of the 98% of the population of France, and they didn't had the much rights, as we had already seen. But after the revolution, there was a sudden change, and we had also seen that there was a rise of the Napoleon Bonaparte in 1804, and he conquered the various European nations, and due to that, the philosophy, the ideas of the French Revolution, they spread to the various countries of the Europe and also to the colonies of the various European countries. In India also, the French Revolution had in India also there was the effect of the French Revolution. The people like Raja Ram Mohan Roy or Deroggio, they talked about the French Revolution. They discussed how it led to the changes in the post-revolutionary Europe. There were changes in the society also. Yes, we had already seen that. But everyone in the France or in the Europe didn't wanted a complete change in the society. There were various philosophies. Some wanted the change to be slow, some wanted there should be no change, some wanted there should be a sudden change, a very radical change. So there were various political philosophies. तो आगे क्या होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं, पूरा लेसन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी में, और जो हम लोग देखने वाले हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन में क्या होगा। और रशियन रिवॉल्यूशन में हम जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे और एक सोशलिज्म को एक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे, तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे लेसन में। लेट्स गो। अभी मैंने ऑलरेडी आई हैड टॉक्ड अबाउट लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है और तीनों होते क्या हैं। चलो पहली बात करते हैं हम लोग लिबरल्स की। लिबरल्स वो लोग होते हैं, वो लोग चाहते थे कि जो सोसाइटी हो, जो नेशन हो, वो सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर मतलब कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जैसे इंडिया जो है, इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। अब ये जो सेकुलरिज्म है, ये एक्चुअल में यूरोप से ही आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा तो हमने देखा कि जो चर्च है, जो फर्स्ट स्टेट है, चर्च है, वो जो किंग्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जो किंग चर्च बोलेगा, पोप बोलेगा, वो वही किंग को करना पड़ेगा। तो जो स्टेट रिलीजन है वो स्टेट पे कंट्रोल करता था। तो और इससे जो स्टेट है, लोगों का जो राइट्स है, वहाँ पे चर्च अपना कंट्रोल कर लेता था। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि जो हमारा रिलीजन है वो स्टेट पे कंट्रोल करे। सो देयर शुड बी ए सेक्युलर नेशन। लिबरल्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि किसी एक के पास पूरी पावर हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो लीडर है वो लोगों द्वारा चुना जाए। ही शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। वो चाहते थे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और लोगों को अपना अधिकार मिले, उनको अपने राइट्स मिले। वो लोग चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए कि जो जुडिशरी है वो अलग होनी चाहिए,
वो किसी के दबाव में नहीं काम करनी चाहिए, किसी के अंडर नहीं होनी चाहिए। और जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो तीनों अलग अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। बट लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती क्या है? इसका मतलब होता है कि जितने भी अडल्ट लोग हैं, एक 18 ईयर और 21 ईयर्स के लोग हैं, उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए विदाउट without on the there should be no consideration on the basis of religion, caste, creed। वो लोग कोई भी कास्ट, क्रीड और किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सभी को वोट का राइट होना चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये हमने बात की कि लिबरल्स कौन थे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स की। अब रेडिकल्स क्या चाहते थे? रेडिकल्स चाहते थे कि जो नेशन में जो गवर्नमेंट हो वो मेजॉरिटी द्वारा चुनी जाए, दैट द मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हो कंट्री की, वो लोग गवर्नमेंट को चुने। और वो लोग सपोर्ट करते थे वुमेन के वोटिंग राइट को, कि क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वुमेन्स, लिबरल्स जो थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे और रेडिकल्स इसको सपोर्ट करते थे कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट होना चाहिए। लिबरल्स जो थे वो अगेंस्ट द लैंड ओनर थे और फैक्ट्री जो वेल्दी पर्सन थे उनके अगेंस्ट थे। क्यों लैंड ओनर्स और वेल्दी पर्सन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके अगेंस्ट थे? ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहते थे कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। उनका कहना था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी है वो सब लोगों के हाथ में होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो। ये बात हो रही थी वहाँ पे। यस, आई होप यू आर गेटिंग इट। कंजर्वेटिव्स कौन थे? नाउ कंजर्वेटिव्स की बात करें, सो दे वर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। वो दोनों के अपोजिशन थे। जो कंजर्वेटिव्स थे, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन्हें पता चल गया कि सोसाइटी में थोड़े से चेंजेस होने चाहिए, और उन्होंने सपोर्ट भी किया कि सोसाइटी में देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन द सोसाइटी, एंड दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वर इनएविटेबल। मतलब कि कुछ चेंज तो नेसेसरी हैं, बट वो जो चेंज आना चाहिए वो धीरे धीरे आना चाहिए, और जो पास्ट है हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो ये थे कंजर्वेटिव्स। तो अगर मैं तीनों को बताऊं, लिबरल्स कौन थे? जो चाहते थे कि चेंजेस आने चाहिए और वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, वो लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट नहीं करते थे। वो चाहते थे कि रूल ऑफ लॉ हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेसी हो। यस, रेडिकल्स क्या चाहते थे कि जो नेशन की गवर्नमेंट हो वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के द्वारा चुनी जाए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हो वो गवर्नमेंट को चुने। वुमेंस राइट्स को वो सपोर्ट करते थे, और वो लोग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ थे। कंजर्वेटिव्स की बात करें तो वो लोग दोनों के खिलाफ थे, और वो चाहते थे जो भी चेंजेस आएँ वो स्लो आए और पास्ट को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। सो ये था पूरा लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये जो आइडियाज़ थे, ये जो सोशल आइडियाज़ थे, इसकी वजह यही एक कारण थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आता है 1789 में, बहुत दिनों तक चलता है। वो एक इवेंट नहीं था, वो एक बहुत कोलिशन ऑफ इवेंट था कि उसमें बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। सो इफ़ यू टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, क्या होता है कि धीरे धीरे 18th सेंचुरी, मिडल 18th सेंचुरी में 1750 के आसपास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जाता है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया और फ्रांस हो गया। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो धीरे धीरे आ जाता है, लेकिन इंग्लैंड में बहुत फास्ट था। इसकी वजह से जो रिवोल्यूशन मतलब होता क्या है? अगर मैं बात करूँ रिवोल्यूशन की, तो रिवोल्यूशन मतलब होता है कि अ सडन चेंज, किसी चीज़ में एक सडन चेंज होना। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब कि जो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी वहाँ पे एक सडन चेंज आ जाता है कि जो पूरा मैनुअल सिस्टम था वो पूरा इंडस्ट्रियलाइज हो जाता है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मेथड था वो इतना एडवांस हो जाता है अचानक। तो ये एक रिवोल्यूशन था कि सडन चेंज हो जाता है हर जगह।
जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग गाँव से शहरों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें चाहिए थी, उन्हें पैसे चाहिए थे फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्लेस, बेटर, उनके कुछ अपने सपने थे। बट when they came to the in city, when the workers come to the city, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बहुत देर तक काम करना पड़ता है, 12 घंटे, 15 घंटे, 12 to 15 आवर्स का वर्क था। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनकी पॉलिसी हायर एंड फायर की जो थी उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो अपने आप किसी को भी हायर करते थे, कभी भी फायर करते थे। और जो हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ सोसाइटी में चल रही थी, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वैसे वैसे जो सोसाइटी है वहाँ पे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब अर्बनाइजेशन होता है तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो गाँव से शहरों की तरफ आती है, जैसे कि इंडिया में हो रहा है कि बहुत सारी पॉपुलेशन गाँव से शहरों की तरफ जा रही है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, इसकी वजह से। अब इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट होने वाले हैं आगे आने वाले में, हम लोग देखेंगे। जो इंडस्ट्रीज थे उनके जो मालिक थे वो कौन थे? वो लोग तो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था। यस, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो लोग भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, मैंने ऑलरेडी बताया है, बट वो लोग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ थे। उनका मानना था कि जो जो भी प्रॉफिट हो वो इक्वली शेयर किया जाए, जो वर्कर्स हैं उनकी भी कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए। और वो एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट थे। एरिस्टोक्रेसी मतलब कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर, वो लोग जो सोसाइटी है उसमें कुछ डिविजन्स होते हैं, जो लोग अपर डिविजन्स में जिनका बर्थ होता है उनके पास कुछ टाइटल्स बर्थ से ही होते हैं, तो लोग एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थे, अगेंस्ट हुआ करते थे। उनका मानना था कि लेबर और एंटरप्राइज दोनों को एक फ्री हैंड देना चाहिए और तभी दोनों अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जो लोग चेंज चाहते थे, जितने लोग भी थे, मेन एंड वुमेन, चिल्ड्रन, जिनको चेंज चाहिए था, वो लोग ये रेडिकलिस्ट और लिबरल्स के साथ जा रहे थे। बट क्या होता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स दे वांटेड टू पुट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप। इसका मतलब है कि देखिए, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1850 में नेपोलियन बोनापार्टे को कोलिशन ऑफ यूरोपियन किंग्स होता है कि बहुत सारी यूरोपियन किंग्स मिलके नेपोलियन बोनापार्टे को 1815 में हरा देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो लोग पहले राजा थे, जैसे कि बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में थी, तो उनको फिर से वो राजगद्दी दे दी जाती है और फिर से वही रूल चालू हो जाता है। इससे होता क्या है कि जो पहले सिस्टम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, वो फिर से आ जाता है। और जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, वो लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ें चेंज हो, बिकॉज इससे किसी का भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इससे किसी का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। और इटाली में उस टाइम में आपको बता दो कि जो इटाली था कोई नेशन नहीं था, क्योंकि जो इटाली है वो उस टाइम पे अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। और वहाँ पे एक नेशनलिस्ट थे मैजिनी, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला के एक प्लान बनाया कि कैसे इटली को एक नेशन बनाया जाए। और उन्होंने उसकी दिशा में इटली को एक नेशन बनाया कुछ सालों में उन्होंने आके। सो कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब ये सोशलिज्म जो है, ये आइडिया जो है, ये यूरोप में क्यों आता है और सोशलिज्म होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कि हम लोगों ने जब पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इससे होता क्या है कि लोग उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं। यस, लोग उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सबको जो प्रॉफिट हो रहा है सबके हाथ में जाए। तो सोशलिज्म भी यही सिखा रहा था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, और सब लोग जो वर्कर्स हैं और जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो वर्कर्स के द्वारा, वर्कर्स उसको कंट्रोल करेंगे और सबको प्रॉफिट शेयर किया जाना चाहिए। ये एक सोशलिज्म का फिलोसॉफी है।
अब होता क्या है कि मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, सोशलिज्म का आइडिया आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी लोगों की। सोशलिस्ट क्या थे? अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो लोग अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एम क्या होता है कि आपको अपना प्रॉफिट चाहिए, जिसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है। और इसी की वजह से तो बहुत सारे लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं। सो इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी। और वो लोग क्या करते थे कि जैसे कि जो लोग वेल्दी लोग थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोली तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया है। अब उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो लोग कमा रहे हैं, और लेकिन उससे सोसाइटी एज अ होल नहीं फ़ायदा होता था, क्योंकि सबका इंटरेस्ट नहीं सर्व किया जाता था ना। तो सोशलिस्ट चाहते थे कि कुछ ऐसे चेंजेस ले जाएं जिससे वर्कर्स को थोड़ा फ़ायदा हो जाए। क्या होता है फिर? सोशलिस्ट ये जो आइडियाज़ थे सोशलिज्म के, कि सभी का फ़ायदा हो और जो भी हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, वो सभी में इक्वली जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उसको दिया जाए। तो सोशलिज्म का कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक कोऑपरेटिव्स आपने सुना होगा। कोऑपरेटिव्स मतलब होता क्या है कि जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है कि सबके पास छोटा छोटा लैंड है पार्ट, तो उसको एक साथ कर लेते हैं और बाद में हम लोग कल्टीवेट करते हैं, और जो भी उसका बाद में हम लोग को यील्ड आएगा उसमें अपना अपना एक शेयर ले लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि कम लागत में आपको ज़्यादा कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। यही था कोऑपरेटिव का आइडिया। रॉबर्ट ओवेन एक यूएसए में उन्होंने कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश की कि जिससे सोशलिज्म को बढ़ावा मिले। बट फिर बाद में इसकी जो डिमांड थी ये होने लगी कि गवर्नमेंट जो है वो सोशलिज्म को प्रमोट करे, और इसके लिए फ्रांस में लुइस ब्लैंक, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी कोऑपरेटिव को इनकरेज किया। और बहुत सारी PSUs, पब्लिक सेक्टर जो होती हैं कंपनीज, उनको इस्टेब्लिश किया, जिससे बहुत सारे लोग को स्किल मिले और बहुत सारे लोग को जॉब मिले, जिसका मेन एम हो लोगों का वेलफेयर, और जो प्रॉफिट हो लोगों को डिवाइड किया जाए जितना उन्होंने काम किया है। ये सोशलिज्म की फिलोसॉफी थी। अब यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशलिज्म में, वो कार्ल मार्क्स का रहा है। कार्ल मार्क्स ऑफ फ्रेडरिक एंजल्स, लेकिन कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा रहा है। कार्ल मार्क्स की यदि हम बात करें तो ये सोशलिज्म जब एक्सट्रीम फॉर्म में होता है तो उसको कार्ल मार्क्स के जो आइडिया हैं, डेट इज कम्युनिज्म, वहाँ जाता है वो। तो क्या होता है कि कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म का जो आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि सोशलिज्म धीरे धीरे फेल होने लगा था सोसाइटीज़ में, यूरोपियन सोसाइटी में, और वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो कार्ल मार्क्स ने अपने जो आइडियाज़ दिए, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है, वो लोग कैपिटलिस्ट हैं, और जो लेबर हैं वो लोग लेबरर्स हैं। यस। सो देयर सोसाइटी में हमेशा कैपिटलिस्ट और लेबर, इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वर्कर्स को क्या करना होगा? वर्कर्स को कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रो कर देना होगा, उनको उखाड़ के फेंक देना होगा, उनको उनसे जो भी हैं उनके प्रॉपर्टी वो ले लेना होगा। एक एक्सट्रीम वायलेंस की बात की गई कार्ल मार्क्स ने की कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए रेडिकल आइडियाज़ को अपनाना पड़ेगा। रेडिकल मीन्स वायलेंस, वायलेंस को सपोर्ट कर रहे थे वो। और और धीरे धीरे क्या होगा, जो सोसाइटी है वो कम्युनिस्ट होगा। उनका कहना था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने दुनिया भर के जितने मजदूर हैं, ऑल द वर्कर्स शुड यूनाइट एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म। और उनका मानना था कार्ल मार्क्स का कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया कम्युनिस्ट होगी, बट ऐसा अभी तो नहीं हुआ है। लेट्स सी क्या होता है आगे। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म को सपोर्ट कौन करता है देखते हैं। अभी 1870 में ऑलरेडी मैंने बताया कि 1750 में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है तो बहुत जगह इक्वली नहीं आता है, और अर्बनाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो जो लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, उसको बोलते हैं सेकेंड इंटरनेशनल। और वर्कर्स जो थे जर्मनी, इंग्लैंड, उन्होंने भी बहुत सारे अपने एसोसिएशंस फॉर्म किए, डेट इज़ द वी कैन से लेबर यूनियंस फॉर्म किए थे।
और जिसका मेन एम था कि वर्कर्स जो थे, लेबरर्स जो थे, उनके राइट्स के लिए फाइट करना। यस, इन जर्मनी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड जर्मनी में कौन था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन लोगों ने पार्लियामेंट सीट भी जीती 1905 तक। सॉरी 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। सो 1905 तक क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ जाती है और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन इन्होंने अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म की थी। ये जो पार्टीज थी, हाँ, उनका एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन थी वो उसको बहुत सारे अपने राइट्स नहीं मिले थे, वो इनके साथ थी। लेकिन ये लोग एक गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर रहे थे उस टाइम तक। 1940 तक ऐसा कहीं नहीं होता है कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहीं पर आए, और बट उनका बहुत सारा इंटरफियर था लॉज बनाने में, और थोड़ा थोड़ा वो लोग जो वर्कर्स हैं उनके कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे थे, बट जो चेंजेस चाहिए थे उतना नहीं हो रहा था, डीप चेंजेस नहीं आ रहे थे। तो आगे क्या होता है? रशियन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, रिवोल्यूशन में सडन चेंज, अचानक कोई चेंज हो जाना। अब रशियन रिवोल्यूशन था क्या? रशियन रिवोल्यूशन 1970 में जो मोनार्की है उसको ओवरथ्रो किया जाता है रशिया की, और इसी को रशियन रिवोल्यूशन कहा गया। ये दो फेज, इसमें दो मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे, फेब्रुवरी रिवोल्यूशन एंड अक्टूबर रिवोल्यूशन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट उससे पहले हमें देखना होगा कि रशिया में इससे पहले जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। रशिया में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वहाँ पे सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी रिवोल्यूशन से पहले। रशियन एम्पायर की बात करें, सो रशिया में जो रूल था जार निकोलास टू का। एक्चुअल में जो रशिया में जो मोनार्क होता था, जो राजा होता था, उसको जार कहा जाता था, राजा को जार कहते थे। सो वहाँ पे जो रूल था वो जार निकोलास टू का था। और जो रशियन एम्पायर था वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसमें आज के बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, लैत्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब उसके अंडर ही आते थे। यूक्रेन, बेलारूस, वो सब उसके अंडर ही आते थे। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडे सेंट्रल एशियन, और बहुत सारे सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वो भी इसके अंडर ही आते थे। सो दिस वॉज हाउ इट वॉज देयर। और हम बात करते हैं, 1 मिनट प्लीज़, सॉरी, ओके। द मेजॉरिटी रिलीजन जो था वहाँ पे वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वॉज द मेजर रिलीजन देयर। और वहाँ पे जो लोग थे वो अलग अलग बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते थे, जैसे कि हम लोग बात करें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट। सो दे वर वेरियस पीपल दे आर लिविंग। लेट्स, ये देखिए रशियन एम्पायर जो था, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा रशियन एम्पायर रहा था, जो आज के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, एशियन स्टेट्स भी, एशिया में जो कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब स्टेट्स, अजरबैजान, ये सब स्टेट्स उसी के अंदर आते थे। ये देखिए पूरा जर्मनी तक फैला हुआ है, पोलैंड वोलैंड सब पोलैंड उसके अंदर ही आता था, पोलैंड, बेलारूस, ये सब। सो इट वॉज अ वेरी बिगेस्ट एम्पायर, और जो यहाँ पे रूल था वो जार निकोलास टू का था उस टाइम पे। आई होप आई आर गेटिंग इट। इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी? अगर हम बात करें इकोनॉमी और सोसाइटी रशिया की बिफोर द रशियन रिवोल्यूशन, रशिया में 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कोई कंट्री में थे, क्योंकि फ्रांस में 40% इन्वॉल्व थे और जर्मनी में 50%। तो यहाँ पे 85% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, जबकि बहुत सारी कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, फ्रेंच यूरोपियन कंट्रीज़ में। सो रशिया जो था वो बहुत पीछे था। इंडस्ट्रीज थी बहुत सारी, कुछ इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि जो शहर थे बड़े बड़े, पीटर्सबर्ग और मॉस्को, वहाँ पे कुछ सिटीज़ थी मेनली टेक्सटाइल से रिलेटेड थी। बट
एक लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी। हाँ, 1890 में रशिया में भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है और रशिया रेलवे जो था वो नेटवर्क एक्सटेंड होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। कोल प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन सब डबल हो जाता है 1900 तक, और फैक्ट्री ऑनर और क्राफ्ट पर्सन दोनों इक्वल नंबर में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों लोगों ने, क्योंकि थोड़ी फैक्ट्री ज़्यादा खुल रही थी। इंडस्ट्री जो थी वो आज भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा खोली जा रही थी। जो प्राइवेट वेल्दिस्ट पर्सन थे वही लोग इंडस्ट्री खोल रहे थे, जिनका मेन एम क्या था, प्रॉफिट इंश्योर करना। और गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि जो इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, वो लोग लॉज को ब्रेक करते थे, और इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको 10 to 12 और 15 आवर्स तक काम करना पड़ता था। और जो उनका रहने का जो सैनिटेशन फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग फैसिलिटी, वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी। उनको डॉर्मेटरी में रहना पड़ता। डॉर्मेटरी मतलब कि कोई एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में रहें। ये देखिए कहाँ कैसे वो लोग बंकर में सोते थे। बहुत ही कंडीशन जो थी उनकी बहुत ही ख़राब थी। सो वर्कर्स जो थे, अभी यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनका भी डिवीज़न हुआ करता था। सोसाइटी में वर्कर्स का डिवीज़न था। वो डिवीज़न कैसा था कि जिसके पास जिस टाइप की स्किल है वो उसका उतना स्टेटस होगा सोसाइटी में। जैसे कि मेटल वर्कर हो गया, कोई सेंट पीटर्सबर्ग में मेटल वर्कर हो गया, तो वो जो सोशल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे बहुत हायर पोजीशन पे आ जाएगा, और जिसकी जैसी स्किल होगी वो उसका वैसा पोजीशन होगा। वुमेंस का भी कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज में 31%, बट उनको जो वेजेस थे वो मेंस के बराबर नहीं थे, वो हाफ थे या थर्ड क्वार्टर थे। डिविजन्स लोगों में जो था, वर्कर्स में जो डिवीजन था, वो उनके कपड़ों से भी दिखता था कि उनके कपड़े भी डिविजन्स, उनका जो सोसाइटियल डिवीजन था उसके हिसाब से उनके कपड़े भी होते थे। कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने अपना यूनियंस भी फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना था। अब ये जो वर्कर्स में जो भी, भले इनमें डिवीजन था, लेकिन वर्कर्स जो थे वो यूनाइट भी हो रहे थे धीरे धीरे। वर्कर्स यूनाइट हो रहे थे क्योंकि जो उनकी कंडीशंस थी, वर्क कंडीशन, वो वर्स्ट होती जा रही थी धीरे धीरे। इसकी वजह से 1896, 97, 1902 में वहाँ पे इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा स्ट्राइक्स होती हैं, और ये स्ट्राइक्स की वजह से जो वर्कर्स थे वो यूनाइट हो जाते हैं। और हम लोग पीजेंट्स की बात करें, जो लोग कंट्री साइड में थे, बहुत सारे लोग पीजेंट्स थे, तो ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था, एक्चुअल में जो मोस्ट ऑफ द लैंड हुआ करती थी वो नोबल्स के पास थी और चर्च के पास थी, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ करता था। तो पीजेंट्स के पास ज़्यादा लैंड नहीं थी। वो लोग जो लैंड थी नोबल्स की लैंड को कल्टीवेट करते थे। जो पीजेंट्स थे वो रिलीजियस थे, क्योंकि वो लोग चर्च में विश्वास करते थे। और जो नोबिलिटी थी, नोबिलिटी का मेनली जो रेस्पेक्ट किस लिए था, क्योंकि वो लोग जार जो था, जो निकोलास II थे, उनका सपोर्ट हुआ करता था उनको। बट 1902 में क्या होता है कि बहुत जगह जो पीजेंट्स थे वो वर्कर्स को उनका रेंट देना बोलते हैं कि वो लोग रेंट नहीं देंगे लैंड का, और बहुत लैंड लॉर्ड ने ज़बरदस्ती की तो उसका मर्डर भी किया गया। और 1902 में ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये पूरे रशिया में 1905 तक बहुत वाइड स्केल पे हुई। इसकी वजह से एक डर का माहौल आते गया और पीजेंट्स यूनाइट होते गए कहीं ना कहीं। और वहाँ पे एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स अपना जो लैंड है वो लोग सब अपना लैंड पुल करते थे और उसके बाद उसको डिवाइड करते थे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। जैसे कि किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 4 एकड़, किसी के पास 6 एकड़, तो तीनों अपना उसको साथ में लाएंगे और फिर जिसका जितना बड़ा फैमिली होगा उसके हिसाब से उसको लैंड दे दिया जाता था। तो
ये एक प्रैक्टिस था जो एक सोशलिज्म का ही प्रैक्टिस है, हम लोग कह सकते हैं। सो सोशलिज्म इन रशिया, लेट्स टॉक अबाउट द सोशलिज्म इन रशिया। 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो है रशिया में, पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल माना जाता था क्योंकि वहाँ पे जार का रोल था। जार का रोल जो था वो ऑटोक्रेटिक था कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके काम में इंटरफियर करे और उनसे कोई क्वेश्चन करे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशिया में कुछ पार्टीज फॉर्म होती हैं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड 1989 बाय द सोशलिस्ट, जो लोग मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। बट गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था तो ये पार्टी अंडरग्राउंड चलती थी। रशियन सोशलिस्ट को लगता था, जो रशियन सोशलिस्ट थे उनको लगता था कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स के अंदर एक सोशलिस्ट टेंडेंसी पहले से ही है और वो लोग मेन फोर्स हो सकते हैं रशियन रिवॉल्यूशन में, और उनकी वजह से ही रशिया में रिवॉल्यूशन आ सकता है। और सो दे फॉर्म द, सो व्हाट हैपन, उनको लगता है कि जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, इनको लगता था कि पीजेंट्स जो हैं, पीजेंट्स की वजह से रिवॉल्यूशन आ सकता है रशिया में, वो एक मेन फोर्स हो सकते हैं। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। और जो सोशलिस्ट थे उन्होंने सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म की थी इन द 1900, और दिस पार्टी स्ट्रगल्ड इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फॉर द पीजेंट राइट्स। तो ये इस पार्टी का जो इन्फ्लुएंस रहा वो इंडिया में रहा, क्योंकि इंडिया में जो आज आप सीपीआई देखते हैं वो पार्टीज़ कहाँ से आई हैं, उनका जो मेन एम, उनका जो मेन रूट रहा है वो कहीं ना कहीं रशिया से बिलोंग करता है। यदि हमको इंडिपेंडेंस मिलता है और हम एक सोशलिस्ट कंट्री बन गए, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री बनी, तो क्या हुआ, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नेहरू जी थे, पंडित नेहरू, उनके ऊपर कहीं ना कहीं रशियन और इन्फ्लुएंस था, रशियन का जो सोशलिस्ट मॉडल था उसका इन्फ्लुएंस था, वी कैन से डेट। सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल जो डेमोक्रेट थे, यहाँ पे हम बात करें कि सोशल जो डेमोक्रेट थे वो लोग रिवोल्यूशनरीज से डिसएग्री हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या बोला कि जो पीजेंट्स हैं वो मेन फोर्स होंगे, रिवोल्यूशन लाएंगे। बट डेमोक्रेट का क्या कहना था? डेमोक्रेट का कहना था कि नहीं, वो लेबर्स, जो लेबरर्स हैं, पीजेंट्स नहीं, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मेन फोर्स होंगे। और जो सोशल डेमोक्रेट थे वो जो उनको जो लीड करने वाले थे वो थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, व्लादिमीर लेनिन। अभी इसकी वजह से जो पार्टी है वहाँ पे दरार आ जाती है, पार्टी डिवाइड हो जाती है, और क्योंकि स्ट्रेटेजी दोनों की अलग थी। व्लादिमीर लेनिन, उनको लगता था कि जो रशिया है, सोसाइटी, रशियन सोसाइटी जो है, यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए और जो मेंबर्स हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए पार्टी का। बट जो मेंशेविक थे उनको क्या लगता था, दैट पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए। लेट्स विल सी व्हाट हैपन। टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 रिवॉल्यूशन क्या था? रशिया में रिवॉल्यूशन तो 1917 में आता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, बहुत इवेंट्स होते हैं। और इससे पहले 1904 में क्या होता है कि रशिया जापानीज वॉर होता है, और जिसमें रशिया बुरी तरह हार गया था। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रशिया में लोग जो थे उन जार के खिलाफ होने जा रहे थे, उसके अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से जो रशियन थे उनका जो अपना पावर था, उनका जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट था वो डाउन हो गया था जब वो हार गए थे वॉर में। तो सो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया अभी तक जो था ऑटोक्रेसी ही था, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं आया हुआ था 1905 तक। बट वहाँ पे कुछ लोग थे जो चेंजेस चाहते थे, लेकिन वो लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो थे, दोनों मिलके पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ काम किया, और 1905 में बहुत लार्ज स्केल पे डिमांड्स होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना चाहिए।
रशिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना चाहिए और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलनी चाहिए। 1905 1905 में क्या होता है कि जो रशिया में जो क्रॉप था वो बहुत बैड हो जाता है कि ज़्यादा जो यील्ड होती है वो बहुत कम थी, जो क्रॉप की पैदावार थी, और जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स नेसेसरी गुड्स के प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड, ब्रेड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन वेजेस हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके जो हार्डशिप्स थी वो इंक्रीज हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। रशियन वर्कर्स असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो 1904 में फॉर्म होती थी, उसके मेंबर्स को डिसमिस कर दिया जाता है एट पुटिलो आयरन वर्क्स में, और इसकी वजह से वो लोग एक इंडस्ट्रियल एक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये एक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन थी और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को डिसमिस करना इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट वर्कर्स के अगेंस्ट जा रही है, और इसी की वजह से रशिया में बहुत सारे वर्कर्स यूनाइट होते हैं और रिवोल्यूशन की बात होती है। सो रशिया में बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो यूनाइट होते हैं। अब क्या होगा, स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक सेंट पीटर्सबर्ग में होती है। देयर वाज ए स्ट्राइक इन सेंट पीटर्सबर्ग। देयर डिमांड वाज रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स एंड इंक्रीज इन द वेजेस। सो बिकॉज द क्या हो रहा था कि उनकी वर्किंग कंडीशन ख़राब होती जा रही थी और वेजेस कम हो रहे थे, तो इसकी वजह से जो डिमांड थी वो थी कि लिमिट द वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज द वेजेस एंड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नाउ। जब ये जो स्ट्राइक थी, ये स्ट्राइक हो रही थी और ये पोजीशन था जा रहा था, इट वॉज लेड बाय द फादर गैपन, और ये विंटर पैलेस के पास पहुंचता है तो जो जार थे या उनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि सब पे फायर किया जाए और 100 वर्कर्स किल्ड किए जाते हैं। एज द डे ऑफ संडे इसको कहा गया ब्लडी संडे इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया, एंड दिस वॉज नोन एज द रशियन रिवोल्यूशन। अब इसके बाद जो स्ट्राइक है वो और इंक्रीज हो गई, स्ट्राइक्स पूरे कंट्री में होने लगी, इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई, स्टूडेंट भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। देवर कंप्लेनिंग अबाउट द सिविल लिबर्टीज़ की जो सिविल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको दबाया जा रहा है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स सब लोग ने अपनी यूनियंस फॉर्म कर ली थी और डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबका डिमांड था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए जो लोगों के अधिकारों की, जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। 1905 के रिवोल्यूशन के बाद जो जार था रशियन, जो निकोलस II, उन्होंने अलाउ किया कि पार्लियामेंट फॉर्म हो। पार्लियामेंट को रशियन भाषा में डूमा कहा जाता है, डूमा, रशियन लैंग्वेज में डूमा कहा जाता है। जब रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए थे और कमेटी भी सेटअप हुई थी फैक्ट्रीज में, बट जब डूमा सेटअप किए रहते तो ये जो जितनी भी वर्किंग यूनियंस थे या फैक्ट्री कमेटीज़ थी, ये सबको अनऑफिशियल डिक्लेयर कर लिया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बट जार ने क्या किया, डूमा को, जो फर्स्ट डूमा सेटअप हुआ उसको 75 डे में डिजॉल्व कर दिया। फिर सेकेंड डूमा के अंदर जो लोग थे, जो लोग आएंगे वो लोग इलेक्टेड होंगे लोगों को। द पीपल विल इलेक्ट द पॉपुलेशन, द पीपल ऑफ द कंट्री विल इलेक्ट द पीपल इन द डूमा, जैसे कि हमारे यहाँ है। सो जार ने उसको फर्स्ट डूमा को 75 डे में डिजॉल्व कर दिया। सेकेंड डूमा सेटअप होती है, सेकेंड डूमा को भी डिजॉल्व किया जाता है क्योंकि किंग नहीं चाहता था कि कोई भी उसके अथॉरिटी को क्वेश्चन करे। ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब जार ने कहा कि क्या किया कि उसने वोटिंग लॉस को चेंज किया और थर्ड डूमा फॉर्म होता है उसमें मेनली कंजर्वेटिव्स को सबको वहाँ पे प्लेस दे दिया। कंजर्वेटिव्स कौन थे, हमने देखा कि कंजर्वेटिव्स वर द पीपल दोज हु डिडंट वांट द चेंज, वो लोग तो कभी चाहते ही नहीं कि कोई चेंज हो। और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज जो थे उनको उससे बाहर रखा जाता है।
कि वो लोग अंदर ना आ पाए। अब इसी के साथ ये सब चल रहा है रशिया में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो क्या होगा? 1904 वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। एक साइड थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जिनको सेंट्रल पावर कहते थे, और दूसरे साइड थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जिसको अलाइड पावर कहते थे, अलाइड पावर। और इसी के साथ यूएस भी था, अलाइड पावर के साथ यूएस भी था। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और टर्की थे। नाउ दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया जो था इनिशियली इसने वॉर में जब पार्टिसिपेट किया तो लोगों का सपोर्ट भी था निकोलस के साइड। बट धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारा लॉस होने लगता है रशिया का, और जिसकी वजह से रशिया में जो लोग हैं उसके खिलाफ चले जाते हैं, जार के अगेंस्ट चले जाते हैं। और एक कारण जो रहा है और एक जो कॉज रहा है कि लोग रशिया में जार के अगेंस्ट क्यों गए, वो था रास्पुटिन। अब रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन actually was a person. Rasputin was actually a sorry. So Rasputin was actually a person whose main aim, जो रास्पुटिन था वो एक मिस्टिक था जिसका मेन काम होता था कि जो किंग था जान निकोलस टू और जो उनका लड़का था उसको हेमोफीलिया करके बीमारी थी। हेमोफीलिया में क्या होता है, या चोट लग जाती है तो बहुत देर तक खून निकलते रहता है, ऐसा कुछ है ये। तो इससे क्या होता था कि जब भी उसको चोट लग जाती थी तो बहुत देर तक खून निकलता था। तो उसको सही करने के लिए जो किंग ने रास्पुटिन को रखा था, लेकिन रास्पुटिन वो किंग के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता रहता था, जिससे किंग बहुत अनपॉपुलर होते गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ईस्टर्न फ्रंट है, जो मीन्स फ्रांस और ब्रिटेन में जो वॉर लड़ा गया जर्मनी के साथ, और जो जर्मनी और रशिया के बीच में वॉर फॉट हुआ, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आए। डिफरेंसेस क्या थे कि जो ईस्टर्न फ्रंट मतलब कि जर्मनी और फ्रांस में जो युद्ध हुआ, जो वॉर हुआ, वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे ट्रेंचेस बने थे। ट्रेंचेस मतलब होता है जो लैंड होती है, लैंड में ज़मीन में खड्डे कर देते थे और वहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो लोग स्टे करते थे, मतलब वहीं पे रहना है, खाना है और वहीं से लड़ाई करनी है। जो ओपोनेंट है उसको दूरी रखना है, लेकिन अपने को पीछे नहीं हटना है। बट यहाँ पे क्या था, ईस्टर्न फ्रंट में जर्मनी और रशिया के बीच में जो वॉर हो रही थी, यहाँ पे था कि एक अलग टाइप की पॉलिसी चल रही थी। वो पॉलिसी थी कि जो सोल्जर्स थे दोनों साइड के, वो पहले एक दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते थे और वहाँ पे जो भी है सबको डिस्ट्रॉय किया जाता था। सो रशिया की जो आर्मी थी वो कंटिन्यूसली जर्मनी से हार जा रही थी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आर्मी से हार रही थी। 1940 से 1916 तक 7 मिलियन कॉजुअलिटीज़ हो गई। इससे क्या होता था कि जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो कंटिन्यूसली रशियन टेरिटरी में घुसते जा रहे थे और रशियन जो थे वो पीछे भागते जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि अब जब रशियन जो लोग थे वो पीछे जा रहे थे तो वहाँ पे जो वाटर के सोर्सेस हैं, जो वाटर के सोर्सेस वेल होंगे, जो फूड क्रॉप्स होंगे, सबको आग लगा दी जाती थी। और हर जगह जो पानी होता था वहाँ पे पॉइजन मिला दिया जाता था, जिससे यदि ओपोनेंट के सोल्जर्स यहाँ पे आएँ तो उनको खाना ना मिले, उनको पानी ना मिले, वो लोग अपने से मर जाएं। तो ये उनकी पॉलिसी थी। इस पॉलिसी को कहा जाता था स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। इस पॉलिसी को कहा गया स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। और इसकी वजह से जो रशिया है उसको बहुत ही लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि बहुत जो पूरा वॉर हो रहा था वो रशिया के लैंड पे हो रहा था, रशिया के ज़मीन पे हो रहा था, तो रशिया को बहुत सारा लॉस हो रहा था। यहाँ पे फिर जो वहाँ पे लोग रहते थे वो भी वहाँ से छोड़ के रशिया के इनर रशिया में चले गए, तो जिसकी वजह से वो लोग रिफ्यूजी बन गए। अब इसकी वजह से जो एक रेवोल्यूशन का जो कंडीशन पहले ही था वो और अपने हायर कंडीशन में पहुंच जाता है। लोग जार के खिलाफ हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि
अब जर्मनी ने बाल्टिक जो सी होती है, उस बाल्टिक जो सी थी रशिया के पास में, रशिया के वेस्टर्न साइड में बाल्टिक सी थी, उसको भी जर्मनी ने कैप्चर कर दिया। उसको जर्मनी ने कैप्चर कर दिया तो उससे क्या हुआ कि जो रशिया का जो सप्लाई था, जो इंडस्ट्रियल लाइन थी, सप्लाई लाइन, वो कट हो गई। अब जो सप्लाई लाइन कट हो जाती है तो इससे रशिया को प्रॉब्लम होती है कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से रशिया को लॉस होने लगा, इंडस्ट्रीज भी बंद होने लगी और रेलवे लाइन भी टूटने लगी। अब क्या होगा? और जो सोल्जर्स थे धीरे धीरे लॉस होते होते, जो बहुत सारे सोल्जर्स का भी लॉस होने, सोल्जर्स भी डाई करने लगे, उनकी डेथ होने लगी। तो क्या किया गया कि जो लोग और लोग हैं रशिया में, जो लोग अदर पीपल्स लेबरर को भी बुलाया गया कि वो लोग वॉर फॉट करेंगे फ्रंट लाइन पे। इसकी वजह से जो लेबर थे उनकी शॉर्टेज हो जाती है फैक्ट्रीज में। अब इससे क्या होगा? फैक्ट्री में लेबर की शॉर्टेज है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन गए हैं, और ये लेबर की शॉर्टेज है और जो फूड है वो भी डाइवर्ट कर दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड आर्मी को दिया जाए जिससे वो लोग वॉर फॉट कर सकें। और लोग जो थे, इसी के साथ इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन क्योंकि बहुत सारी महंगाई आ जाती है, तो लोग जो थे इससे परेशान हो जाते हैं और वहाँ पे रायोट्स स्टार्ट हो जाती हैं। रायोट्स मतलब कि वहाँ पे दंगा फसाद स्टार्ट हो जाता है रशिया में। लेट्स सी व्हाट हैपन देन। सो ये जो वॉर होता है इसकी वजह से रशिया को बहुत लॉस हो जाता है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इस वॉर के बाद रशिया में, इस वॉर जो चलते रहता है और जो लोग अगेंस्ट हो गए हैं रशिया के, अब इसके बाद क्या होगा और जो 1917 का रेवोल्यूशन आएगा वो कैसे होगा। और 1917 में फरवरी और अक्टूबर के रेवोल्यूशन को देखेंगे, और हम लोग रेवोल्यूशन के बाद कैसे यूरोपियन कंट्रीज जिसके साथ आज के डेट में 1916 और 14 to 16 में वॉर रशिया साथ में रहा है, वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये लोग उसके अगेंस्ट एक वॉर चलाएंगे, उसके अगेंस्ट एक वॉर होगा, और वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस लेसन प्लीज वॉच द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।